गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर रिवाइज कराने जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको माइंड में रखना है, वही टॉपिक्स में लेके चल रहा हूँ। पूरा टॉपिक जितना आपको रिवाइज करना है। तो नाउ फर्स्ट टॉपिक करंट एंड व्हाट इज करंट। I is equal to Q by T. The rate of flow of charge means in time T is equal to 1 second कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, that is measure of current. यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ करंट इज A, एम्पियर। करंट की यूनिट एम्पियर होती है और ये जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन जो ली जाती है करंट की वो कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज देते हैं। लेकिन वायर में क्या होता है, वायर में ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है और करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके अपोजिट होती है। तो डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज़ वेक्टर्स के लॉस कोई ओबे नहीं करता है, दैट व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। तो नाउ नेक्स्ट आते हैं करंट के बाद। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो Q n ही होता है, यानी चार्ज जो होगा टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज n इंटीजर है, n इज इंटीजर एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा मूव करता है, 1 2 3, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है, तो जो चार्ज होता है वो n टाइम्स ऑफ ही होता है और n इंटीजर आपको पता ही है। तो यानी करंट का फॉर्मूला हो जाएगा Q by T से NE by T। यानी आप फाइंड कर सकते हो कि अगर करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के n यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो करंट होगी, इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Now what is electric potential? Electric potential किसी पॉइंट पे डिफाइन किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो है क्या, अब ये पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आए और यहाँ में रख दिया और इस चार्ज पे अगर फोर्स लग रहा होगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हमने जब इसको इंफिनिटी से यहाँ लाए तो हमने कुछ Q नॉट चार्ज को लाने में W वर्क डन किया, तो यूनिट चार्ज के लिए वर्क डन क्या होगा, W by Q नॉट होगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी जब फोर्स लगेगा इस चार्ज पे तो वर्क डन होगा और वर्क डन होगा तो वर्क डन फॉर द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point, yes, potential difference between 2 points। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है A एंड B और एक चार्ज Q नॉट को, जिसको हमने इंफिनिटी से आगे लाए थे, उसको Q नॉट को B से ले जा रहे हैं। तो जो वर्क डन करना पड़ा B से A ले जाने के लिए, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो वर्क डन क्या करना पड़ा, B से A ले जाने में इसको Q नॉट चार्ज को, तो यूनिट चार्ज को B से A ले जाने में ये वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B यानी VA माइनस VB। तो इस तरह आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट फाइंड कर सकते हो। वर्क डन क्या किया आपने B से A ले जाने में और द यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points। Now potential difference के कंसेप्ट को समझते हैं कि एक वायर है ये, ओके, ये वायर है, AB वायर नाम दिया गया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से, यानी बैटरी या सेल से। ये आपका सेल है जो कि 1.5 वोल्ट है, इसके वजह से A पॉइंट से B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 1.5 वोल्ट का मिलेगा। और जिस वजह से अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन इधर होगी। ना आगे चलते हैं।
पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी होगी बिकॉज़ वर्क डन से मेजर कर रहे हो, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है कि एक वायर दिया हुआ है आपको, लेट दिस इज अ वायर, बैटरी सेल लगा दिया हमने, V पोटेंशियल डिफरेंस है और इस वायर में करंट I फ्लो हो रही है। इस वायर की लेंथ L मान लेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A मान लेंगे। तो जो करंट फ्लो होगी दिस I इज डायरेक्ट टू V, जैसे जैसे आप V इंक्रीज करेंगे करंट इंक्रीज होगी और वी कैन से V प्रोपोर्शनल टू I, यानी जो वोल्टेज है वो करंट की प्रोपोर्शनल। तो जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो रिमूव होगा, वी गेट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज कॉल्ड R। R जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को यहां पे कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इस वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर है क्या। ये देखा गया कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर है क्या। तो हमने V = RI फॉर्मूला पढ़ा, तो यहां से R देख सकते हो V/I है, यानी R और I इनवर्सली है ना। इसका मतलब ये है कि अगर सर्किट में R ज्यादा होगा तो करंट कम होगी, दैट मींस व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, it is the obstruction produced in the path of current due to the wire or conductor। अब ये देखा गया कि जो रेजिस्टेंस R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जब कंबाइन कर देंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां रिमूव होगा, वी गेट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो, एंड इसको हम कहते हैं इस रो को रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब बात आती है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि आपको यहां दिख रहा है, बट 2 फैक्टर्स और हैं जो रो के अंदर हिडन है। रो के अंदर जो 2 फैक्टर और है, यानी जो फैक्टर रेजिस्टिविटी है उस पर डिपेंड करती है वो, दैट इज टेंपरेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, यानी वायर कैसे मटेरियल का बना है, टेंपरेचर क्या है, लेंथ क्या है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। ये 4 फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है सिर्फ टेंपरेचर एंड नेचर मटेरियल पे। तो डेफिनेशन क्या है रेजिस्टेंस की, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफाई करें, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ करंट बाय द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। फॉर्मूला आप देख सकते हो, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रो इज इक्वल टू व्हाट, RA/L, RA/L आएगा। तो R वाले फॉर्मूले से, तो रेजिस्टिविटी फॉर द यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन होती है, जैसा अभी डेफिनेशन बताया, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ करंट बाय द यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, तो ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो इसकी ओम मीटर आएगी यूनिट ना। तो आपको क्लियर हो गया रेजिस्टेंस के 4 फैक्टर्स, L लेंथ, एरिया, टेंपरेचर, नेचर मटेरियल। इसमें से लेंथ एरिया हटा देंगे तो रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स क्या होंगे, टेंपरेचर एंड नेचर मटेरियल ना। बात करते हैं लेंथ और एरिया, तो आपको क्लियर है। नेचर मटेरियल मतलब है कि सिल्वर वायर की अलग रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर वायर की अलग रेजिस्टिविटी होगी। टेंपरेचर की बात करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे अलग रेजिस्टिविटी होगी, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो नाउ बात है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में पहले तो हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। रेजिस्टेंस ये ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है,
ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है। नाउ कॉम्बिनेशन में फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, एक ये रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस वायर एक और है जिसका R2 है, और दोनों को एक बैटरी सेल से कनेक्ट कर दिया है जिसका वोल्टेज V है। अब करंट I फ्लो होगी, यहां से निकलेगी और इस तरह। करंट के पास एक ही रास्ता है, यानी इसी रास्ते से जाएगी, जो इससे जाएगी वही करंट इससे जाएगी, तो यहां पे करंट क्या होगी, सेम होगी थ्रू बोथ R1 एंड R2। डिवाइड क्या होगी, ये जो V है इसके क्रॉस अलग होगा और इसके क्रॉस अलग होगा, तो यानी I सेम होगा और V क्या होगा, वो इन दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है, यानी इन दोनों को मिला करके ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने का मतलब है कि वो रेजिस्टेंस उतने ही करंट ड्रॉ करे जितना ये दोनों मिलकर के ड्रॉ कर रहे हैं करंट, यानी I करंट फॉर द सेम V के लिए। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 है, तो पुट करते हैं। V इक्वल टू क्या लिखेंगे, IRS, V1 की वैल्यू करंट IR1 और V2 की वैल्यू करंट IR R2। अब यहां I कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, RS आ जाएगा R1 प्लस R2। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेकंड वन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही रेजिस्टेंस R1 है और ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। यहां इसका ये एंड और इसका ये एंड सेम पॉइंट्स जुड़े, इधर भी सेम पॉइंट्स, दोनों एंड अक्रॉस जुड़े हैं, यानी सेम पॉइंट से। ये करंट यहां पे आएगी जब बैटरी से लगाएंगे, तो करंट के पास यहां जाने के दो रास्ते हैं, कुछ करंट इधर से जाएगी तो कुछ करंट यहां से जाएगी। पोटेंशियल V किसी दो पॉइंट के अक्रॉस, वो दो पॉइंट इसके लिए भी वही है और इसके लिए भी वही है, इसका मतलब है R1 R2 के दोनों पॉइंट सेम है तो V सेम रहेगा, यानी यहां पे V इज सेम। डिवाइड क्या होगी, करंट आगे आके दो रास्ते में डिवाइड हो जाएगी, I1 प्लस I2। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लेते हैं। पैरेलल के लिए क्या होगा, RP सेम V के लिए सेम करंट ड्रॉ करेगा, तो पुट करते हैं। I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन RP, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हो गया। ओके, नाउ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगर रेजिस्टेंस वायर आपको गिवन है उसको स्ट्रेच किया जाए, यानी व्हेन वी स्ट्रेच अ वायर, तो जब वायर को स्ट्रेच किया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेट एक वायर है, उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, तो स्ट्रेच वायर का केस हम स्टडी कर रहे हैं। स्ट्रेच वायर का, ये एक वायर है, गिवन वायर जिसकी लेंथ गिवन है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है और रेजिस्टेंस R है, लेकिन इसको स्ट्रेच किया गया और डबल कर दिया लेंथ। तो स्ट्रेच करने पे क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम A into L कांस्टेंट होता है, यानी लेंथ बढ़ेगी तो एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा, तो ही तो L into A कांस्टेंट रहेगा। तो यही होता है कि अगर लेंथ बढ़ करके n टाइम्स हो गई तो एरिया A डैश A by n हो जाएगा, और ऐसा होने पे जो रेजिस्टेंस R डैश क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा रो NL अपॉन A by n, that is n square times of rho L by A, यानी रेजिस्टेंस R डैश होगा n square times of R, यानी कि लेंथ अगर 2 टाइम्स हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ होगा और रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर, यानी रेजिस्टेंस बिकम 4 टाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है ये। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एरिया बढ़ेगा तो लेंथ कम होगा और एरिया कम होगा तो लेंथ बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। वायर को स्ट्रेच किया गया है, अलग से कोई वायर नहीं ऐड किया है, वायर को स्ट्रेच किया गया है, ये कंडीशन। नाउ नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट,
तो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? एक वायर गिवन है, आर रेजिस्टेंस है, करंट आई फ्लो हो रही है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो हीट एनर्जी है यानी जहां हीट होगा, जो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी, हीट एनर्जी H इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, जितनी करंट होगी उसका स्क्वायर, रेजिस्टेंस R और कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो हो रही है, तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। प्रोपोर्शनलिटी साइन जो होगा उसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी जो भी कांस्टेंट K होगा वो 1 होगा, तो ये तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT ये फॉर्मूला है। और आगे हम ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाय R के अकॉर्डिंग, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT हो जाएगा, और also H इज इक्वल टू V IT आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। ये हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले हैं। जब कोई चीज सीरीज में लगी हो तो करंट सेम होती है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। जब कोई पैरेलल में हो तो V सेम होता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सीरीज वाले में करंट वाला फॉर्मूला, पैरेलल वाले में वोल्टेज के टर्म में फॉर्मूला, क्योंकि V सेम रहता है। ना इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, तो जो हीट एनर्जी H है वो जूल में मेजर करते हैं, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है ये। एप्लीकेशन की बात करते हैं हम, ये एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ है? हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होता है। इलेक्ट्रिक आयरन हीट होता है तभी तो आपके क्लोथ्स आयरन हो पाते हैं, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर नाइक्रोम है। नाइक्रोम एक सिंपल कंडक्टर नहीं, उसके अंदर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स हैं, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, ये सब मिक्स होकर के नाइक्रोम बनता है। और नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और वो हीट ज्यादा होता है, तभी इलेक्ट्रिक आयरन से आप इजीली क्लोथ आयरन कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन होता है, उसकी हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, और जब करंट फ्लो होती है तो वो हीट होता है और हीट होकर ग्लो करता है। जितना ज्यादा ग्लो करेगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, यानी बल्ब के लिए जितनी ज्यादा H यानी हीटिंग होगी उतना ज्यादा उसमें ब्राइटर होगा, ब्राइटनेस होगी। और फ्यूज वायर भी होता है, फ्यूज वायर से एक पर्टिकुलर करंट फ्लो होती है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है, उसकी एक एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो करंट पे डिपेंड करती है। ये एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या होता है? तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, करंट सर्किट में फ्लो हो रही है, फ्लो होने के लिए उसने कुछ वर्क किया है, चार्ज के फ्लो होने के लिए, तो किस रेट से वर्क डन किया है, यानी यूनिट टाइम में, t इक्वल टू 1 सेकंड में कितना वर्क किया, दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। यानी हीट एनर्जी के टर्म में मेजर करते हैं, क्योंकि वर्क डन इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, वाइल हीट होगा H/T, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, E इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। यूनिट ऑफ पावर आप सबको पता है, व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? वॉट या जूल पर सेकंड होता है, जूल पर सेकंड होता है। ओके, ये भी आपके एक स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वर्क डन से डिफाइन है। कि पावर हो गया, अब आपने H का फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो H का फॉर्मूला I स्क्वायर RT अपॉन T करेंगे, तो P का इक्वल टू फॉर्मूला क्या? I स्क्वायर R। सिमिलरली P का फॉर्मूला VI आ जाएगा, P का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। तो ये पावर्स के फॉर्मूलेज हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो करते हैं आप घरों में वो किलोवाट आवर में करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो, जितने भी, सबके पावर ऐड कर दो और कितने टाइम के लिए ऑन है वो भी आप ऐड कर दो, तो पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लो एक आपका एसी चल रहा है, 2 किलोवाट का एसी है, 2 किलोवाट का एसी अगर 10 घंटे चलेगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 20 किलोवाट आवर। 2 किलोवाट 10 आवर के लिए तो 20 किलोवाट आवर, तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका आता है। तो 20 किलोवाट आवर, अगर 1 घंटे का चार्ज 5 रुपीज है तो 20 किलोवाट यानी 10 घंटे के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा? तो 20 into 5, हाउ मच? इट इज 100 रुपीज, यानी एसी का जो बिल है वो 10 आवर्स के अकॉर्डिंग 100 रुपीज आता है। और अगर महीने भर चले तो 30 डेज का 3000 रुपीज आएगा आपका सिर्फ एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके क्लास, ये शॉर्ट में रिवीजन था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि बेसिक चीज आपको पता